हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है माइनर एक्ट में माइनर एक्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं और उसमें भी हम लोग ले रहे हैं सबसे पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। ये अधिनियम इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 2018 में बहुत बड़ा संशोधन हुआ है। तो जिस अधिनियम में संशोधन होता है तो उसके क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि संशोधित अधिनियम लागू हो चुका है 2018 में। और इस संशोधन से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं क्योंकि ये आपका जो मेंस होगा, हो सकता है इसमें 2-4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एसआरए से मिल जाए जो कि 40 या 50 नंबर का भी वेटेज रख सकते हैं। इसलिए ये एक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हमने पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, मतलब एक्ट को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम आपको केस लॉज दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस निर्णय दे रहे हैं जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। और शुरू के 2 निर्णय जो हैं ये और भी ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये डायरेक्ट संशोधन से ही संबंधित है। तो इन 2 निर्णयों को इतना ज़्यादा ध्यान से आप समझ लें, हो सकता है इनमें से दोनों प्रश्न मिल जाएं। दो प्रश्न क्या, एक एक जो निर्णय है उसमें 4-4, 5-5 प्रश्न है और हो सकता है 2-4 प्रश्न इन 2 निर्णय से मिल जाएं। हो सकता है आपकी अगर किस्मत सही हो तो कितना भी वेटेज इससे आपको मिल सकता है जितना कि आप इमेज नहीं कर सकते। कुल मिला के शुरू करते हैं एसआरए या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का पहला निर्णय देखें हम जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दिया है। श्रीमती कट्टा सुजाता रेड्डी और एक अन्य बनाम सिद्धम शेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि केस में प्रोजेक्ट की जगह प्रोजेक्ट्स लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 2022 सुप्रीम कोर्ट। क्या क्या किन किन धाराओं से संबंधित है ये केस देखें हम लोग प्रावधान में। धारा 10, 11, 14, 16 क्लियर समझ गए होंगे आप कि अगर कहीं धारा 10 की बात हो एसआरए की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 10 की बात हो, 11 की बात हो, 14 की बात हो, 16 की बात हो, कहीं पर भी आप इन धाराओं में से किसी की बात होगी आप इस निर्णय को लिख सकते हैं। हुआ क्या है, पहले पॉइंट में क्या चीज़ सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित करनी है देखें। विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा प्रतिस्थापित धारा 10 का प्रवर्तन भूतलक्षी है या भविष्यलक्षी। सबसे पहला प्रश्न उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आपने जो एसआरए या बहुत लंबा एक्ट है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, इसलिए हम इसको शॉर्ट में एसआरए कह रहे हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ऊपर लिख भी दिया हमने एसआरए। तो पहला प्रश्न था कि जो आपने एसआरए में संशोधन हुआ है 2018 में, इसका इफेक्ट जो है, इसका प्रभाव जो है भूतलक्षी है या भविष्यलक्षी है, इसको क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक प्रश्न हो गया आपके सामने कि जो संशोधन हुए हैं एसआरए में वो भूतलक्षी है या भविष्यलक्षी, पहला प्रश्न। दूसरा, विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद की पोषणीयता जहां वाद परसीमा विधि द्वारा वर्जित है, कि अगर कोई परसीमा विधि द्वारा वर्जित वाद है तो उसमें परसीमा काल क्या होगा ये बताया गया है। ये प्रश्न आ सकता है। तीसरा प्रश्न देखें, धारा 10 गा, हालांकि अब धारा 10 गा नहीं है, प्रतिस्थापित होने के बाद इसमें खंड नहीं बचे हैं। पहले जो धारा थी उसमें का, खा, गा ये खंड उपखंड थे, खंड थे, अब नहीं है, तो उसकी बात हुई है। धारा 10 में देखें क्या कह रही है। विनिर्दिष्ट अनुपालन का वाद विचारण द्वारा अज्ञप्तित
ना किया जाना किंतु उच्च न्यायालय द्वारा आज्ञापित किए जाने की वैधता। इस केस में जो श्रीमती कट्टा सुजाता रेड्डी और एक अन्य बनाम सिद्धम शेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न हुआ, ये चैलेंजिंग मामला था कि कोई मामला आया विनिर्दिष्ट अनुपालन के बाद से संबंधित, जिसको विचारण न्यायालय द्वारा आज्ञप्ति नहीं दी गई, निर्धारित नहीं किया गया, किंतु उच्च न्यायालय द्वारा आज्ञप्ति उसकी पारित की गई, उसकी डिग्री पारित की गई है। तो इनमें से कौन सा निर्णय वैध है, विचारण न्यायालय का या उच्च न्यायालय का, ये निर्धारित करना है। इस केस का मेन मूल यही है। और चौथा देखें आप, धारा 12। आप जानते हैं हमने ये धारा पढ़ाई है आपको, SRA में बहुत डिटेल्ड पढ़ाई है, जिसमें कहा गया है संविदा विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम के अनुसार संविदा का भागिक पालन, संविदा का, जो कि हम आपको बहुत डिटेल में ये पढ़ाए हैं अपने लेक्चर में, संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन, ये कहलाती है धारा 12। क्या कहा गया है, जहां की क्रेता प्रति उत्तरदाता कुल प्रतिफल की 90% धनराशि का एडवांस भुगतान कर दिया है, क्या वो 90% भूमि का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराने का हकदार है। ये भी प्रश्न था इस केस में कि जिस क्रेता ने संपत्ति का 90% भाग प्रतिकर के रूप में दे दिया हो, तो क्या 90% भूमि का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराने का वो क्रेता हकदार है कि नहीं है। पांचवा और आखिरी प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो ये है कि अगर वो विनिर्दिष्ट पालन करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है, उसके बाद क्रेता को उपलब्ध उपचार जहां वाद निरस्त हो गया है, अगर क्रेता ने वाद किया है, जैसा कि विचारण न्यायालय ने उसको आज्ञप्ति किया था, निर्णित कर दिया था, तो उसे फायदा है। और अगर विचारण न्यायालय का फैसला बहाल किया करता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसका वाद निरस्त हो जाएगा, और निरस्त हो जाएगा तो क्रेता को क्या उपचार मिलेगा, ये भी निर्धारित करना है सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम बिंदुवार समझेंगे। पहले बिंदु का समाधान क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में, देखे हम लोग निर्णय सार में। जैसा कि हम बता चुके हैं, जो प्रावधान है वो आपको समझने के लिए है कि कौन कौन सी धाराएं यूज हुई हैं इस केस में, किन किन धाराओं में ये केस यूज हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि इसका मेनली बेस क्या है, इस केस का मतलब क्या है, ये केस किन वजहों से अस्तित्व में आया है, ये सारी चीज़ें आपको प्रावधान से समझ में आती है। प्रावधान में आपको कुछ याद नहीं करना है, मेनली समझना है। आपको याद रखना है कि निर्णय सार में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस केस का निर्णय सार क्या है, यही आपको पेपर में लिखना है। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू का हमने 1-2 मिनट आपका सिर्फ इसी वजह से लिया है कि इस SRA का एक एक पॉइंट आप याद रखिए। जो भी हमने लेक्चर में पढ़ाया है, जो भी हम यहाँ पर केस लॉ में पढ़ा रहे हैं, केस लॉ भी हम वो सारे ले रहे हैं जो इसके निर्णय से संबंधित, संशोधन से संबंधित हों, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न आपको मिलेंगे और बहुत बड़ा वेटेज आपको देके जाएंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत छोटा एक्ट है मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपके इस मेंस के लिए। ये ध्यान रखिएगा बात हमारी, एक एक वर्ड इसका आप रट डालिए, घोट डालिएगा। निर्णय सार में पहला बिंदु देखें आप, विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 जो कि दिनांक 1/10/2018 से प्रवृत्त है, परिवर्तन की प्रकृति में भूतलक्षी है और उन संव्यवहारों को लागू नहीं हो सकते जो इस संशोधन के प्रवर्तन के पूर्व संपन्न हुए हैं। बिल्कुल पहला पॉइंट क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि संशोधन जो हुआ है SRA में 2018 में, और ये भी बता दिया कि 1/10/2018 से ये प्रवृत्त हो गया है संशोधन जो हुआ है। और जो संशोधन की प्रकृति है
ये भूतलक्षी है, मतलब सॉरी 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 ये जो इसकी प्रकृति है संशोधन की वो भविष्यलक्षी है, मतलब आपको इन संशोधन का इस्तेमाल भविष्य में करना है और इससे संशोधन से जस्ट पहले जो मामले हो चुके हैं या मामले निर्धारित होना है या जो मामले अस्तित्व में आ चुके हैं उनका निर्धारण जो है पुराने ही अधिनियम के अनुसार होगा और नए मामले जो आएंगे उनका जो निर्धारण होगा वो संशोधित अधिनियम के अनुसार होगा। पहली बात क्लियर हो गई होगी। दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। दूसरा बिंदु निर्धारित करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहां की अपीलार्थी ने अपनी भूमि प्रत्युत्तरदाता को विक्रय करने के 2 विक्रय करार दिनांकित 26/3/1997 व 27/3/1997 को निष्पादित किया, जिसमें विक्रय प्रतिफल क्रमशः अगले पेज पे लिखे हुए, मतलब को समझ लीजिए दूसरे पॉइंट को कि हुआ क्या है। इसमें पूरी समरी बता दी है कि इस केस में एग्जैक्टली हुआ क्या। जो अपीलार्थी है उसने अपनी भूमि को प्रत्युत्तरदाता को विक्रय करने का करार किया था और ये करार कब हुआ है? 26/3 दो करार हुए इनके बीच में निष्पादन कराने का, भूमि का जो विक्रय का निष्पादन होना था वो 2 करार किए लोगों ने। एक 26/3/1997 का है, अगला 27/3/1997 का है। और इसके अनुक्रम में जो विक्रय प्रतिफल है वो कितना दिया गया है ये अगले पेज पे बताएंगे हम आपको। अब ये विक्रय प्रतिफल की बात कर दे, पिछले पेज पर सिर्फ बताया था विक्रय प्रतिफल 2 जो करार हुए निष्पादन के। पहले करार के अनुसार विक्रय प्रतिफल दिया गया है 38,37,500 रुपये और दूसरे के विक्रय के प्रतिफल में दिया गया है पैसा 1,82,500 रुपये, जिसके लिए क्रमशः ये जो इनका करार हुआ था विक्रय के लिए उसकी अमाउंट है 38,37,500। दूसरा विक्रय होना था 1,82,500 रुपये में, जिसके लिए क्रमशः 37,70,000 रुपये व 10,850 रुपये अग्रिम धनराशि दी गई थी। जो क्रेता है उसने विक्रेता के साथ जो निष्पादन की राशि थी पहले में 38,37,500 थी, दूसरे में 1,82,500 थी। उनके लिए क्रेता ने जो है अग्रिम धनराशि पहले करार के लिए 34,70,000 दी और दूसरे करार के लिए 10,850 रुपये अग्रिम धनराशि दे दी तथा विक्रय संविदा 3 महीने के भीतर पूर्ण किया जाना था, जो पूरा नहीं हो सका और प्रत्युत्तरदाता ने विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद दिनांक 9/8/2002 को संस्थित किया, जो कि परिसीमा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त कर दिया गया, क्योंकि ऐसा कोई वाद संविदा भंग होने अथवा संविदा पालन के अस्वीकार किए जाने की तिथि से 3 वर्ष के भीतर संस्थित कर दिया जाना चाहिए था। ऐसे भंग के लिए अग्रिम धनराशि की वापसी हेतु कोई धनराशि प्रदान नहीं की जा सकती। जैसा कि आप देख रहे हैं ये विचारण न्यायालय का निर्णय है। विचारण न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसके अनुसार उसने बताया कि इन्होंने, पहले आप मैटर को समझ गए होंगे, 2 करार हुए, 2 इन क्रेता और विक्रेता के बीच में, दोनों की धनराशि बताई दी गई है, दोनों की अग्रिम धनराशि बता दी गई है, कितना कितना क्रेता ने विक्रेता को दे दिया और ये भी करार कर लिया इन लोगों ने कि बाकी रकम हम 3 महीने के अंदर दे देंगे, तब आप ये जो है संविदा को पूर्ण कर दिएगा, तो मतलब हमारे पक्ष में इसको निष्पादित कर दीजिएगा विक्रय को। उसके बाद क्या हुआ, अब चूंकि ये जो इनकी संविदा थी, करार था, ये पूर्ण नहीं हो पाया। इस चक्कर में अब ये इन्होंने जो प्रत्युत्तरदाता हैं इन्होंने वाद दाखिल किया है कब जाके 9/8/2002 को, जबकि इनकी डेट खत्म हो गई। चूंकि करार मार्च का था, 3 महीने और मिले तो जून में ये
इनका करार हो जाना, इनकी संविदा पूर्ण हो जाना चाहिए थी, तो जून 1997 में पूर्ण हो जाना चाहिए थी। इसका मतलब जून 2000 तक का इनके पास समय था। 3 साल का समय होता है कि अगर कोई संविदा भंग कर दी गई है तो आप 3 साल के अंदर अंदर वाद दाखिल कर दीजिए। ये 3 के बजाय 5 साल में लाए हैं, तो ये चूंकि परसीमा इनकी खत्म हो गई, परसीमा द्वारा वर्जित वाद है, इसलिए विचारण न्यायालय ने इनके वाद को अस्वीकार कर दिया कि आप 3 साल के अंदर आते तो हम आपकी बात सुनते, आप परसीमा के बाद आए हैं इसलिए आपके वाद की कोई वैल्यू नहीं है, आपका वाद खारिज कर दिया जाता है। और जो विचारण न्यायालय ने यह भी कह दिया कि जो आपने अग्रिम धनराशि दी थी वो भी आपको वापस नहीं की जाएगी। अब ये प्रत्युत्तरदाता जो क्रेता है, ये कहाँ पहुंच गया? उच्च न्यायालय पहुंच गया। ठीक, पहले इसने विचारण न्यायालय में केस किया विनिर्दिष्ट पालन के लिए, वहां से इसको राहत नहीं मिली तो ये पहुंचे हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ने क्या कहा है ये देखे पॉइंट 3 में हम, जहाँ की प्रत्युत्तरदाता क्रेता करार के अनुसार 3 महीने के भीतर संविदा पंजीकृत करा लेने में धारा 16 के शर्तों में तैयार और तत्पर नहीं था, वहां वो संविदा का विनिर्दिष्ट पालन की आज्ञप्ति प्राप्त करने का हकदार नहीं था। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करके उच्च न्यायालय ने त्रुटि कारित किया। मैटर को समझ लें आप कि चूंकि ये उच्च न्यायालय गए और उच्च न्यायालय ने क्या किया, इनके पक्ष में फैसला दे दिया। प्रत्युत्तरदाता मतलब विचारण न्यायालय का जो निर्णय था उसको खारिज कर दिया और प्रत्युत्तरदाता को राहत दे दी, जिसने राहत के अनुसार क्या है, इन्होंने विचारण न्यायालय के अगेंस्ट फैसला दिया उच्च न्यायालय ने। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तीसरा पॉइंट बताया है आपको कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रत्युत्तरदाता जो क्रेता है उसने पहले या तो 3 महीने में अपनी संविदा पूरी नहीं की, ठीक, पंजीकृत नहीं कराया मामले को। पंजीकृत का मतलब पैसे बाकी बचे हुए दे देता, इनके पक्ष में निष्पादन हो जाता, संविदा कंप्लीट हो जाती। और दूसरी चीज़ ये है जो अधिनियम के धारा 16 है, ये हमने आपको विस्तृत बताई है। इसमें पॉइंट गा जो है धारा 16 गा में ये बात बताई गई है कि अगर जो असफल रहे, जो संविदा करने का पक्षकार है वो असफल रहे और उन मामलों में असफल रहे जो उसे पूरे किए जाना था और वो अपनी तरफ से संविदा के वो काम ना करे, पूरे ना करे जो उसे पूरे करने चाहिए थे, या वो रजामंद ना हो, अपनी तरफ के अपने पार्ट के कार्यों को पूरा ना करे या करने से रजामंद ना हो, तो संविदा का वो निर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता। यही कहलाती है धारा 16 की उपधारा गा। धारा 16 है अनुतोष का व्यक्तिक वर्जन, कि अगर आपने संविदा के अपने हिस्से के कार्य पूरे नहीं किए तो संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता, वर्जन हो जाएगा, उसका रोक दी जाएगी। कुल मिला के तीसरे पॉइंट में आपने समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट बोला कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष जो था वो ठीक था, उसमें हस्तक्षेप करके उच्च न्यायालय ने गलती की, क्योंकि जो प्रत्युत्तरदाता क्रेता है उसने 3 महीने के अंदर संविदा पूर्ण नहीं कराई थी और ना ही वो पूर्ण कराने के लिए रजामंद था। इसलिए गलती जो है प्रत्युत्तरदाता क्रेता की है, इसी की वजह से संविदा भंग हुई है और इसको राहत देके या इस विचारण न्यायालय को उलट के उच्च न्यायालय ने गलती की। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चूंकि प्रत्युत्तरदाता क्रेता का विनिर्दिष्ट अनुपालन का वाद स्वयं उसके ही विलंब, आलस और परसीमा द्वारा वर्जित है, इसलिए वो धारा 12 के अंतर्गत भी कोई उपचार प्राप्त करने का हकदार नहीं है। और क्लियर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने चौथे पॉइंट में बात की, चूंकि प्रत्युत्तरदाता क्रेता जो है वही विनिर्दिष्ट अनुपालन का वाद ला रहा है, जबकि ये संविदा जो है उसी के विलंब, आलस और परसीमा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त की गई है। इसलिए जो धारा 12 है कि संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन करा दिया जाए, वो भी इसको नहीं मिलेगा, उसका धारा 12 का भी लाभ इसको नहीं मिलेगा। धारा 12 भी हमने
डिटेल्ड पढ़ाई है अपने लेक्चर में, धारा 16 भी डिटेल्ड पढ़ाई है, धारा 10 भी पढ़ाई है, सारी धाराएं पढ़ाई हुई हैं, सारी धाराएं इंपॉर्टेंट है। ज़रूर जाके आप लेक्चर में, हमारे माइनर एक्ट की लिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे को आप पढ़ लें, जाके ज़रूर पढ़ें। ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बहुत बड़ा वेटेज हो सकता है इस अकेले छोटे से एक्ट से आपको 40-50 नंबर भी मिल सकते हैं, ये समझ लीजिए आप। कहने का मतलब है, चूंकि क्रेता की गलती से ही ये संविदा भंग हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इनको कोई उपचार धारा 12 के अनुसार भी नहीं मिलेगा। पांचवी और आखिरी बात अब सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय के बिंदु 5 में कह रहा है, पूर्ण न्याय के लिए अपीलार्थी अग्रिम धनराशि जो दी गई थी उस पर 2.5 ब्याज सहित क्रेता को वापस कर दे। अब चूंकि पैसा तो क्रेता ने जो है विक्रेता को दिया है, ये तो बात सच है, और अगर मान लीजिए आप उसको ज़मीन भी नहीं देते हैं और उसका जो अग्रिम धनराशि है वो भी नहीं देते हैं, तो ये न्याय के हित में नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको न्याय दिलाने के पर्पज से, उसको न्याय दिलाने की मंशा से एक बात कह दी कि जो अग्रिम धनराशि इन क्रेता ने दी है विक्रेता को, वो धनराशि जो अपीलार्थी विक्रेता है वो 2.5% ब्याज की दर से क्रेता को उसका धन ब्याज सहित वापस कर दे। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक ये निर्णय दिया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निर्णय है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब आप आगे चलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। अब आ जाए हम लोग एसआरए का, ये दूसरा निर्णय है, ये भी संशोधन से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें पिछले निर्णय जो हमने निर्णय 1 बताया उसका भी उल्लेख किया गया है। देख लें जल्दी से निर्णय 2। निर्णय क्या कहता है, पी देव असिगामणि बनाम एस संबादन AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। पी देव असिगामणि थोड़ा सा टिपिकल नाम है, बनाम एस संबादन AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। प्रावधान क्या है इसमें भी देखें। प्रावधान धारा 10 से संबंधित है, 16 और एसआरए की धारा 20 से संबंधित मामला है। हुआ क्या है इसमें, पहले समरी समझ ले मामले की। वर्ष 1989 में निष्पादित विक्रय के लिए करार के विनिर्दिष्ट अनुपालन के वाद को विचारण न्यायालय के द्वारा निरस्त किए जाने तथा उच्च न्यायालय के आज्ञापित कर दिए जाने की वैधता, विशेषकर तब जबकि विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 जो 1/10/2018 से प्रवृत्त है के द्वारा धारा 10, 16 और 20 में काफी परिवर्तन कर दिए गए हैं। हुआ ये एग्जैक्टली हुआ क्या, 1989 में निष्पादित विक्रय करार को के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद लाया गया, तो विचारण न्यायालय ने इस बात को निरस्त कर दिया है, जबकि उच्च न्यायालय जब ये पक्षकार पहुंचा तो इस पक्षकार को उच्च न्यायालय से राहत मिली, क्योंकि विचारण न्यायालय के निरस्त किए हुए निर्णय पर आज्ञप्ति दे दी, डिक्री दे दी, उच्च न्यायालय ने डिक्री कर दी है। अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और इसमें एक मामला ये फिर से वही प्रश्न उठा है कि इन तीनों ही धाराएं, चाहे वो 10 हो, 16 हो, चाहे 20 हो, 2018 में बहुत बड़ा संशोधन हुआ है, तो क्या इन परिवर्तन के बाद, इन संशोधन के बाद ऐसा फायदा इन पक्षकारों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के सामने। निर्णय सार समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। अब इस निर्णय के पहले बिंदु में जो हमने पहला निर्णय अभी आपको पढ़ाया उसकी बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, उस जैसा कि उसने पहले ही कह दिया है। देखें आप पॉइंट 1, श्रीमती कट्टा सुजाता या सुजाता रेड्डी बनाम सिद्धम शेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय की 3 सदस्यीय पूर्ण पीठ के निर्धारण के बाद
विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधान प्रकृति में भविष्यलक्षी हैं और उन व्यवहारों को लागू नहीं होते जो संशोधन अधिनियम 2018 के परिवर्तन तिथि अर्थात 1/10/2018 से पहले संपन्न हुए हैं। इस मामले में विक्रय के लिए करार वर्ष 1889 में संपन्न हुआ। इसलिए इस मामले का विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अनुसार किया जाएगा, ना कि संशोधित प्रावधानों के अनुसार। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दी कि हम पहले ही श्रीमती कट्टा सुजाता या सुजाता रेड्डी बनाम सिद्धम शेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड में कह चुके हैं। हमारी 3 सदस्यीय पूर्ण पीठ ने ये फैसला दिया था कि ये जो संशोधन हुए हैं SRA में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ये भविष्यलक्षी हैं। ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो करार इसके परिवर्तन की तिथि जो कि 1/10/2018 है, इससे पहले जो भी करार हुए हैं, जो भी संविधाएं हुई हैं, जो भी आपस में कम्युनिकेशन हुए हैं, उन सब पे ये संशोधन नियम नहीं लगेगा। चूँकि इस मामले में भी करार 1989 में हुआ था, इसके संशोधन से पहले हुआ था। इसलिए इस मामले को पुराने अधिनियम जो कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 है उसके अनुसार किया जाएगा, ना कि संशोधित प्रावधानों के अनुसार। दूसरे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जहां की अपीलार्थी भूस्वामी ने वर्ष 1989 में प्रत्युत्तरदाता वादी के साथ अपना एक भूखंड 6,50,000, आगे चले हम लोग पिछले पेज पे भूखंड की रकम लिखी थी 6,50,000 रुपए में विक्रय करने के लिए करार किया और इसके एवज में प्रत्युत्तरदाता वादी से 50,000 रुपये एडवांस भी प्राप्त किए तथा प्रत्युत्तरदाता वादी ने उपर्युक्त करार के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु संस्थित वाद में साक्ष्यों के द्वारा ये स्थापित और साबित कर दिया कि वो अपने द्वारा पालन किए जाने वाले निबंधनों का पालन करने के लिए सदा तैयार और रजामंद रहा था। वहां उच्च न्यायालय ने ठीक ही वादी प्रत्युत्तरदाता के वाद को आक्षेपित निर्णय व आदेश के द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु आज्ञप्तित किया। तदनुसार उच्च न्यायालय का निर्णय अनुमोदित। अब बिल्कुल इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उच्च न्यायालय का निर्णय है वो सही है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने ये देखा इस मामले में कि जो प्रत्युत्तरदाता वादी है उसने 50,000 रुपये किसी ज़मीन को खरीदने का जो करार हुआ था 6,50,000 में, उसके एडवांस के रूप में 50,000 रुपये दिए थे। और वादी क्या हुआ, धारा 16 के अनुसार अपनी तरफ से जो संविदा के निबंध होते हैं, अपनी तरफ से संविदा को पालन करने के जो कार्य होते हैं वो कार्य करने के लिए हमेशा पालन करने के लिए वो तैयार था, रजामंद था। और क्योंकि जो पक्षकार रजामंद होता है, जो पक्षकार तैयार होता है अपने संविदा के निबंधनों को पूरा करने के लिए, उसके पक्ष में विनिर्दिष्ट पालन कराया जाता है। इसलिए उच्च न्यायालय की डिक्री ठीक थी, उसने ठीक ही आज्ञप्ति किया, उसने ठीक डिक्री कर दी। उस वादी प्रत्युत्तरदाता के पक्ष में उच्च न्यायालय का निर्णय ठीक है, विचारण न्यायालय का निर्णय गलत था। इसलिए हम उच्च न्यायालय के निर्णय को अनुमोदित करते हैं, ऐसा कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा और आखिरी पॉइंट देख लें इस निर्णय का। दशकों से भूमि की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है, अतः पक्षों के बीच में न्याय के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्युत्तरदाता उस भूमि की कीमत के एवज में आज से 8 सप्ताह के भीतर अपीलार्थी को 1 करोड़ रुपए का भुगतान करे और अपीलार्थी विक्रय विलेख प्रत्युत्तरदाता के पक्ष में निष्पादित करे, तदनुसार निर्देशित तथा आदेशित। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि चूंकि दिन ब दिन भूमि की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए जो 65,500 की बात हुई थी वो कीमत चूंकि पुरानी है, अब उसकी जगह अब ये जो क्रेता है ये 1 करोड़ रुपए दे विक्रेता को, और वो भी दे कितने दिन के अंदर, ये क्लियर कर दिया कि 8 सप्ताह के भीतर आप 65,50,000 रुपए ना देकर 1 करोड़ रुपए
आप विक्रेता के पक्ष में करिए, दीजिए 1 करोड़ रुपए दीजिए आप विक्रेता को, और विक्रेता क्या करे, आपके पक्ष में विक्रय विलेख को निष्पादित करे, मतलब आपके पक्ष में पूरा निष्पादन कर दे, विक्रय विलेख आपके पक्ष में आए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निर्देशित कर दिया, या फिर आदेशित कर दिया, आदेश पारित कर दिया। समझ गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे और आखिरी बात में ये कह दिया, क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो जो आपका करार 65,50,000 में हुआ था, अब उसकी जगह आपको 1 करोड़ रुपए देना है, और विक्रेता को क्या करना है, 1 करोड़ रुपए लेके 8 सप्ताह के भीतर आपके पक्ष में भूमि का जो जिसकी करार हुआ था उसका निष्पादन, उसके विक्रय को निष्पादित कर देना है, पूर्ण कर देना है। अब चूंकि आपके पास बहुत समय कम है, इसलिए हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया 9450770672। इस नंबर से आप जुड़ जाइए, जिससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे और आप हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, और जो भी क्यूरीज हैं आप हमसे टैली कर पाएंगे। हालांकि इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये है, 500 रुपये देकर आप रजिस्ट्रेशन करा लें, और अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये रिफंडेबल फीस है, आपकी हम फीस रिफंड कर देंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप हमारा चैनल डायरेक्ट डालिए @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। ये चैनल जब आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको सारे वीडियोस डे वाइज भी मिलेंगे, और हमने प्लेलिस्ट बना दी अलग से, प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। हर वीडियो के साथ हमने ये हैंड रिटन नोट्स का PDF लगाया हुआ है, कंप्लीट नोट्स हैं, पूरे नोट्स हैं, कहीं ना भटकिए, इन नोट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका सिलेक्शन 100% इन नोट्स से हो जाएगा, कहीं पर भी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है हमने, टोटल नोट्स हैं। कहीं ना भटकिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और अपने साथियों को ज़रूर ये मैटर शेयर कर दीजिए। बेहतर तरीका ये है, PDF डाउनलोड करने के बाद आप वीडियो को चलाइए, आपको पूरी बात समझ में आएगी, और वीडियो को लगातार चलने दीजिए। वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, PDF में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तब भी आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलाना है, सिलेक्शन लीजिए। हर अपने साथी को ये मैटर जो भी इससे संबंधित है, तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो PCSJ के हों, चाहे वो HJS के हों, उनको ये मैटर सेंड कर दीजिए, क्योंकि मेंस का मैटर जो है सेम है दोनों, PCSJ, UP PCSJ और UP HJS का। कुल मिला के आप जुड़ते हैं तो ठीक, वरना आप हमारा यूट्यूब पे डायरेक्ट चैनल पे हमारा चैनल डालें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आप हम तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।